जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ओडीएस क्लासेस। आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे प्राचीन भारत में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें हम आप उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, खानाबदोश मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आरंभ में लोग खानाबदोश थे। दूसरा है, वे लोग अकेले रहने के बजाय समूह बनाकर रहते थे। तीसरा है, आमतौर पर एक समूह में कुछ पुरुष, स्त्रियां तथा बच्चे होते थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल एक और दो, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, जो आरंभ में जो मानव होते थे, खानाबदोश से मतलब है यहाँ के जो लोग झुंड में रह के एक जगह अस्थायी नहीं होते थे। अपने भोजन के लिए वे लोग इधर उधर घूमते रहते थे, घुमक्कड़ होते थे। ठीक है, उन्हें ही खानाबदोश कहा गया है। खानाबदोश की एक तरह से हम लोग घुमक्कड़ कह सकते हैं। ठीक है, और वे लोग हमेशा अकेले रहने के बजाय समूह में रहते थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कथन और कारण के रूप में। कथन है, आदि मानव के जीवन में आग एक अजूबा थी। कारण है, आग के इस्तेमाल से रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, आग के इस्तेमाल में रहन सहन में बड़ा सुधार हुआ लेकिन आदि मानव के जीवन में यह एक अजूबा नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का आपका अगला क्वेश्चन है, पाषाण युग एवं ताम्र युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पाषाण युग में मनुष्य केवल पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। दूसरा है, ताम्र युग में मनुष्य ने पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पाषाण युग उसे ही कहा जाता है जिसमें सिर्फ पत्थरों का ही उपयोग हुआ है। ठीक है, उसे ही पाषाण युग कहा गया है। तो इसमें पत्थर के औजारों का ही इस्तेमाल होता था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर बी को, दूसरे को देखते हैं। ताम्र युग में मनुष्यों ने पत्थरों के औजारों के साथ धातु के औजारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ताम्र युग को इसलिए ताम्र युग कहा जाता है कि इसमें तांबे का प्रयोग होना शुरू हो गया था, यानी तांबे के औजार बनाना शुरू कर दिए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों के द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए है तांबा, बी है लोहा, सी है सीसा, डी है जास्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा। मनुष्यों के द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु तांबा आई थी, जिससे शुरुआत में ही ताम्र पाषाण काल शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है बाजरा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो कि नवपाषाण युग के अलावा जो खाद्य उत्पादक की अवस्था थी, जब लोगों के जीवन में पूरी तरह से बदल गया था। ठीक है,
खाद्यान्नों का उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक है, सर्वप्रथम जो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था खाद्यान्नों का उत्पादन। ठीक है, तो पौधों में जौ और गेहूं पैदा किए जाने वाले जो प्रमुख अनाज थे वो सबसे पहले प्रयुक्त किए गए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग के औजार एवं अन्य चीज़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है एक वजनदार डंडा जिसका इस्तेमाल ज़मीन खोदने के लिए होता था। दूसरा है कुल्हाड़ी का इस्तेमाल पेड़ों को काटने या छाँटने के लिए प्रयुक्त होता था। सील और बाटा का इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए होता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, एक वजनदार डंडा जिसका इस्तेमाल ज़मीन खोदने के लिए होता था। इस औजार में डंडे के जो ऊपरी हिस्सा होता था उसमें एक गोलाकार पत्थर डाल दिया जाता था और दूसरा जो सिरा होता था उसका एकदम नुकीला होता था। ठीक है, जिससे ज़मीनी में छेद बनाया जाता था जिसमें बीज बोया जाता था। ठीक है, और फिर फसल काटने के लिए हाशिया का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और लकड़ी के घुमावदार डंडे में पत्थर के छोटे छोटे धारदार चिप्पड़ फंसाकर औजार बनाया जाता था। ठीक है, जिससे पेड़ों को काटने छीलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका कथन और कारण के रूप में है। तो कथन है ताम्रपाषाण युग के लोग आभूषण और सजावट के शौकीन थे। कारण है स्त्रियां सीपियों तथा हड्डियों के आभूषण पहनती थी और बालों में सुंदर कंघियां लगाए रहती थी। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सॉरी सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है बी परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे उस जंगली जानवर और मौसम से कठोर संघर्ष नहीं करना पड़ता था उनको। ठीक है, इसलिए वे लोग आभूषण बनाने के लिए उनके पास पूरा समय था। ठीक है, अपने कपड़े पशुओं की खाल, पेड़ों की छाल और पत्तों के नहीं होते थे। ठीक है, उनके पास कपास जो होता था पौधा, उससे सूत काटने और कपड़ा बुनने की भी विधि खोज ली थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है ताम्रयुग के समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लोग खानाबदोशी का जीवन छोड़कर गांव में रहने लगे। दूसरा है गांव का सबसे वृद्ध आदमी ही प्रायः गांव का मुखिया होता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ताम्रपाषाण युग में लोग, जब ताम्रपाषाण का विकास हुआ तो धीरे धीरे नगर बसने भी शुरू हो गए थे। ठीक है, जो लोग थे खानाबदोशी जीवन छोड़ के अब गांव में रहने लगे थे। ठीक है, वे मनमानी अब नहीं कर सकते थे। ठीक है, जो कुछ आदमी थे वो खेतों में भी काम करने जाते थे, जबकि कुछ लोग पशुओं को भी देखभाल करते थे और झोपड़ियाँ भी बनाते थे, औजार हथियार भी बनाते थे। ठीक है, और पुरुषों के साथ उसमें स्त्रियाँ भी खेतों में जाके काम करती थी और जो गांव का सबसे वृद्ध आदमी होता था वही गांव का मुखिया होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है स्तंभ क में आरंभिक मानव के जीवन की प्रमुख अवस्थाएं दी गई हैं और स्तंभ ख में कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार दिए गए हैं। स्तंभ क के शब्दों को स्तंभ ख के शब्दों के साथ साथ सही जोड़ें। स्तंभ क है पुरापाषाण युग, बी है नवपाषाण युग, सी है ताम्रपाषाण युग। स्तंभ ख में है आग की खोज, दूसरा है तांबा, तीसरा है फसल काटने के लिए औजार। तो इसका आपका राइट हो जाएगा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में क्या होगा?
पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, ठीक है। और नवपाषाण काल में क्या हुआ, नवपाषाण काल में फसल काटने के औजार बने। और ताम्रपाषाणी काल में बताया ये तांबा का खोज हुआ था, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आरंभिक मानव के धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आकाश का एक देवता था जो सूर्य को प्रतिदिन आकाश में यात्रा करने की अनुमति देता था। दूसरा है, मातृदेवी के रूप में धरती माता की छोटी मूर्तियां बनाई जाती थी और सर्वत्र इनकी पूजा होती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त दोनों कथन ही सही हैं, ठीक है। धरती की कल्पना एक ऐसे माँ के रूप में की गई है जो फसलों और पौधों और अपने बच्चों का पालन करती है, और यदि सुबह सूर्योदय होता रहे तो धरती पे फसल पैदा करती रहे, ठीक है। तो आकाश के देवता और धरती माता को बलि देगा स्तुति गान से संतुष्ट करना उस समय जरूरी था, ऐसा मानना था, ठीक है, आरंभिक मानव के धार्मिक विश्वास में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सबसे पुराने जिस नगर की खोज हुई जो रावी नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन ए है हड़प्पा, बी है मोहनजोदड़ो, सी है चाहुंदड़ो, डी है लोथल। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। आपने अगर हमारा क्लास किया होगा तो यह क्वेश्चन आपको सारे आसानी से ही पता होंगे, ठीक है। जो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो सिंध के बलूचिस्तान में और लगभग पूरे पंजाब में फैले थे, ठीक है। और सिंधु सभ्यता का जो पुराने जिस नगर की खोज हुई थी वो रावी तट पे ही स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता, डी मेसोपोटामिया सभ्यता। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा है, मोहनजोदड़ो में मकान ईंटों के बने होते थे और उनकी दीवारें मोटी और मजबूत होती थीं। तीसरा है, मोहनजोदड़ो के निचले नगर में सड़कें सीधी जाती थी और एक दूसरे से समकोण में काटती थी। ऑप्शन ए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, रोपड़ है और कालीबंगा, ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में ही मकान जो होते थे वो ईंटों के बने होते थे, ठीक है। और दीवारें जो होती थी मोटी और मजबूत होती थी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो के जो निचले नगर होते थे उनके सड़कें जो सीधी जाती थी और एक दूसरे को पूरा 90 डिग्री पर काटती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की स्त्रियां के वस्त्र एवं आभूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्त्रियां छोटे घाघरा पहनती थी जो कमरबंद से कसा रहता था। दूसरा है, स्त्रियों को अपने केस तरह तरह के संवारने का शौक था। तीसरा है, स्त्रियां कंगन और हार पहनती थीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, क्योंकि तीनों कथन ही सही है। हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो कपड़ा बुनना सीख गए थे, ठीक है। जो मिट्टी से जो तकुए मिले हैं उनसे पता चलता है कि जो बहुत सी स्त्रियां हैं घर पे सूत काट लेती थी, ठीक है।
और जो स्त्रियां थी उसमें उन लोगों को तरह तरह के केस संवारने का भी बहुत शौक था। और स्त्रियां जो कंगन और हार पहनती थी वो हड्डियों के बने होते थे, ठीक है, हड्डियों और कुछ पत्थरों के भी बने होते थे, ठीक है। और उसके बाद से जो अमीरों थे उनके लिए सोने चांदी के भी बनाए जाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ए, सिटाइट या पत्थर की बनी चपटी आयताकार मुहरें हैं। दूसरा, मुहर के एक तरफ सांड या सिंह वाला पशु या एक हाथी या किसी दृश्य की आकृति है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है, ठीक है। जो मुहरे पर बनी आकृति के ऊपर चित्र संकेतों की पंक्ति है, हड़प्पा संस्कृति के जो लोग रहते थे चित्र संकेतों का लिपि के रूप में इस्तेमाल करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का स्थल, जहां खुदाई में एक डाक या नौका गोदी मिली है जहां से माल नौकाओं पर लादकर भेजा जाता था और बाहर से आने वाला माल यहां उतारा जाता था, वह स्थल है। ऑप्शन ए है लोथल, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है चाहुंदड़ो, ऑप्शन डी है कोटदीजी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोथल, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता काल में सुमेर और फारस की खाड़ी के जो तटवर्ती नगर थे जिनके साथ लोग हड़प्पा संस्कृति के लोग व्यापारिक संबंध में थे, वो यहीं पे अपना माल पूरा भेजते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। पहला है, आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे, धीरे धीरे वे दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में आबाद हुए। दूसरा है, आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे, वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे। तीसरा है, आर्य के बारे में हमें जानकारी उक्त सूक्तों से मिलती है जिसकी उन्होंने रचना की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी। ए है देवताओं की स्तुति में, बी है पुरोहितों की स्तुति में, सी है राजा की स्तुति में, डी है समिति सभा स्तुति में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आर्य थे वो देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना किए थे, ठीक है। और उन्होंने अपने धार्मिक अनुष्ठानों, कार्यों और पूजा पाठ के बारे में नियम बनाए थे, ठीक है, जिसकी जानकारी 4 वेदों से मिलती है। कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय नहीं दे सकता था। दूसरा है, सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो राजा कबीले की इच्छा के अनुसार शासन करता था और इनमें कई व्यक्ति उसकी मदद करते थे, ठीक है। जो भी एक योद्धाओं का इसमें नायक होता था जिसे सेनानी कहते थे।
इसमें जो होता था एक पुरोहित होता था, ठीक है, जो राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था, ठीक है। लेकिन इसमें ये था कि समिति में जितने भी व्यक्ति होते थे, जितने भी व्यक्ति मौजूद होते थे, वो अपनी राय स्पष्ट दे सकते थे, ठीक है। तो इसमें आपका पहले में है कि नहीं दे सकता है, इसीलिए ये वाला गलत है, ठीक है। केवल 2 सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन ए है खेती, ऑप्शन बी है शिकार, ऑप्शन सी है पशुपालन, ऑप्शन डी है मछली पकड़ना। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपालन। जो प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में लोहे के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले शुरू हुआ। दूसरा है, इससे बने औजारों से गंगा की घाटी के घने जंगलों को साफ किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है न तो 1 और न ही 2। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन सही हैं। भारत में लोहे का खोज लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व ही 1000 ईसा पूर्व ही हुआ था, ठीक है। और उसके बाद से इससे बने जो औजार थे उसे नदी गंगा की घाटी के जो घने जंगल थे उनको साफ किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वैदिक देवताओं को उनके कार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में है ए दयो, बी सवीत, सी अग्नि, डी उषा। तो इसमें आपका जो पहला है ए, देव का काम था आकाश का देवता जिसे कहा जाता था, ठीक है। बी है स्वीत, तो इसको कहा जाता सूर्य के प्रेषित शक्ति का देवता। और ए सी अग्नि, अग्नि को आग का देवता कहा जाता था, ठीक है। और जो उषा थी उन्हें प्रातःकाल की देवी कहा जाता था, ठीक है। देखिए, देवताओं को उनके मानव रूप समझा जाता था, ठीक है, परंतु वे अलौकिक और अति शक्तिशाली थे, इसलिए लोग उनसे डरते थे, ठीक है। यह समझा जाता था कि देवता जो होते हैं स्त्री पुरुषों पर कृपा करते हैं, परंतु जब वे रुष्ट हो जाते हैं तो उनका क्रोध भयानक होता था, तब उन्हें संतुष्ट करना होता था, ठीक है। उस समय का सब इंद्र जो थे वो सबसे प्रिय देवता थे, क्योंकि वह पराक्रमित था और आर्यों के शत्रु तथा राक्षसों का विनाश करने में असमर्थ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? 6ठी शताब्दी यानी 600 ईसा पूर्व की बात हो रही है, ठीक है। पहला है, गणराज्य ऐसा शासन था जिसमें शक्ति परिवारों और कुलों के प्रमुखों के हाथ में रहती थी। दूसरा है, गणराज्य में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था। तीसरा है, शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों ही कथन सही हैं, ठीक है। आपने हमारा अगर वीडियो देखा होगा तो इसमें हमने आपको ये सारी बातें बताई हैं गणराज्य के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मगध के राजा बिंबसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 542 ईसा पूर्व में बिंबसार मगध का राजा बना। उसने पड़ोसी राजकुमारियों से विवाह संबंध जोड़े। दूसरा है,
मगध राज्य में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था। हथियारों और औजारों के लिए उस समय इस धातु का बड़ा महत्व था। तीसरा है, मगध के दक्षिण पूर्व में अंग राज्य था। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत लिया। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिंबिसार दुर्जा हर्यक वंश का राजा था। ठीक है, और इसने पड़ोसी राजकुमारियों के साथ विवाह संबंध भी जोड़े थे अपना राज्य का विस्तार करने के लिए। ठीक है, और जो ये मगध जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कच्चा लोहा मिलता था। ठीक है, हथियारों और औजारों को निर्माण के लिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, और मगध के जो दक्षिण पूर्व में अंग राज्य था, बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है नागदशक। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो अजातशत्रु था वो अपने पिता का वध किया, जो यह मगध को और शक्तिशाली बनाना चाहता था। ठीक है, परंतु वह सोचता था कि अपने सभी पड़ोसी राज्य जो थे उनके जीतने पर यह संभव हो सकता था, इसलिए वो था वो अपने मामा कौशल राज पर हमला किया। ठीक है, और फिर अजातशत्रु को उसके पुत्र उदयन ने इसको मार दिया। ठीक है, उसकी हत्या कर दी और ये गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में राजा की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राजा अब एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था, अब वह समाज और धर्म का रक्षक था। दूसरा है, राजा अब राज्य का प्रतीक बन गया, अब राजा की स्थिति शक्तिशाली हो गई। तीसरा है, राजा शान शौकत से बड़े महल में रहता था और सेवकों तथा अधिकारियों से घिरा रहता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? ए है 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 3 और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी सभी 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य है? यह पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है महावीर स्वामी के संदर्भ में। ठीक है, तो पहला है, इनका जन्म ईसा पूर्व 6ठी सदी में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, दूसरा है, इन्होंने घर छोड़ दिया था और कई वर्षों तक जीवन से संबंधित प्रश्नों के हल ढूंढते रहे। तीसरा है, इन्होंने 23 तीर्थंकरों के उपदेश का समर्थन किया और उनमें अपने विचार भी जोड़ दिए। डी, इन्होंने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए, संस्कृत में नहीं। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महावीर स्वामी का जो जन्म था ईसा पूर्व के 6ठी शताब्दी में जो हुआ था वैशाली नगर में हुआ था, लुम्बिनी में नहीं हुआ था। ठीक है, इसलिए कथन ये गलत है। ठीक है, इन्होंने घर छोड़ने के 12 वर्ष बाद तक ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और ये 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने गए। ठीक है, उसके बाद से इन्होंने अपना विचार जोड़ा था। ठीक है, और जो कि जैन धर्म कहलाया था। महावीर का कहना था कि जो वैदिक अनुष्ठान करने वाले देवताओं को मदद मांगने से कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, इससे अच्छा है कि सदाचार का जीवन बिताना और बुरा काम न करना। महावीर ने अपने अनुयायियों से कहा कि उनका जो काम था संयम था, श्रद्धा था, ज्ञान था और सम्यक कर्म था, इन 3 त्रिरत्नों पर आधारित होने चाहिए। ठीक है, इन्हीं से उनका जीवन सदाचार बन सकता है। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे
उन्होंने अपने उपदेश जो थे आम जनता की बोली में दिए थे, ठीक है, क्योंकि इस काल में संस्कृत का प्रयोग केवल उच्च जातियों के ही लोग करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है वैशाली, बी है लुम्बिनी, सी है कपिलवस्तु, डी है पाटलिपुत्र। तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है, ठीक है। कथन पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। ये है ईसा पूर्व 4वीं सदी में मगध पर नंद राजाओं का शासन था। बी है मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था। सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना का संगठन किया और नंद राजा घनानंद को पराजित किया। घनानंद एक लोकप्रिय राजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो घनानंद था वो 1 नंबर का अय्यासी और घमंडी राजा था, लोकप्रिय राजा नहीं था, ठीक है, जो कि ये नंद वंश का शासक था, ठीक है। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बाकी सब ये तीनों को सही हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में ईसा पूर्व में हरा दिया। दूसरा है चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने तथा समूचा उत्तर भारत मौर्यों के अधीन आ गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। क्योंकि चंद्रगुप्त ने जल्द ही पूरे पंजाब को जीत लिया था। उसके बाद से उत्तर में कुछ जो प्रदेश थे जिसे यूनानी सेनापति सेल्यूकस निकेटर का अधीन थे, चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने एक लंबे अभियान के बाद सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और सिंधु नदी के पार के भी उस प्रदेशों पे जीत हासिल कर ली, ठीक है, जो आजकल अफ़गानिस्तान का हिस्सा है और जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो भी पूरा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने जीत लिया था, ठीक है। और चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने तक समूचा जो उत्तर भारत था वो मौर्यों के अधीन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन था? तो ए है ऑप्शन बिंदुसार, बी है अशोक, सी है दशरथ, डी है बृहदत्त। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार। जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था कौन था? बिंदुसार, ठीक है। 25 साल तक शासन करने के बाद जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने अपना सिंहासन अपने पुत्र को सौंप दिया था, ठीक है। उसके बाद से जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर वहाँ से कर्नाटक चले गए थे और अपने शरीर को त्याग दिए थे उपासना के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था। दूसरा है बिंदुसार की दक्षिण के राज्यों के साथ मैत्री थी। केवल कालिंग प्रदेश, ओडिशा और सुदूर दक्षिण के राज्य उनके साम्राज्य में नहीं थे। ये बिंदुसार के शासनकाल के बारे में पूरा पूछ रहा है, ठीक है। बिंदुसार के ने क्या क्या किया था? उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 या 2, डी है उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिंदुसार के शासनकाल में सारी घटनाएं हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये वही वाला क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में रखा गया? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है समुद्रगुप्त, डी है हर्षवर्धन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य। ठीक है, जो सम्राट अशोक थे उनका नाम प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया था। ठीक है, उल्लेख इनके कई अभिलेखों पर प्रियदर्शी देवनाम प्रिय देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है? ये पूछ रहा है कि अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये है अशोक की राजज्ञाओं को अभिलेखों में समझाया गया है। बी है अधिकांश राजज्ञाएं खरोष्ठी लिपि में हैं। सी है अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृत थी। डी है अशोक की कुछ राजज्ञाएं यूनानी भाषा में थी और अफगानिस्तान में खुदवाई गई थी। तो जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार करना चाहते थे। ठीक है, परंतु इनका जो प्रचार था वो सारे अभिलेखों के रूप में ही हुआ है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही ऑप्शन गलत है। अधिकांश राजज्ञाएं खरोष्ठी लिपि में नहीं लिखी गई थी, वो ज़्यादा प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, प्राकृत और संस्कृत में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, उन्होंने इस भाषा को इसलिए प्रयोग किया कि आम जनता तक इस भाषा को आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, आम जनता उनकी भाषा को आसानी से समझ सके, इसलिए प्राकृत और संस्कृत भाषा को उन्होंने लिखवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ए है वह इंसानों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था। बी है इसकी इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में शांति और सौहार्द से रहें। सी है उसने युद्ध न करने का वचन दिया था। डी है उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि देने पर प्रतिबंध लगाया था। इसमें से पूछ रहा है अशोक के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वह केवल ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत थे। वह इंसानों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था। ठीक है, और उसने युद्ध करने का वचन दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। जब कलिंग पे उसने विजय पाई थी तो इतना ज़्यादा वहाँ पे हत्याएं हुई, खून खराबा हुआ, जिसे देखकर उसने अपने हथियार रख दिए और फिर उसने दोबारा कभी हथियार नहीं उठाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अशोक की राजज्ञाएं चट्टानों और बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर खोदी गई थी। दूसरा है प्रत्येक स्तंभ के सिरे पर हाथी, सांड या शेर की प्रतिमा बनाई गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। ठीक है, स्तंभों पर इतनी बढ़िया पॉलिश की गई थी कि वे शीशे जैसे चमकते थे। ठीक है, सारनाथ के स्तंभ आप लोग देख लीजिए, जिसके सिर पे 4 सिंह बनाए गए हैं। वर्ष 1947 में भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो 4 सिंहों की इस बनावट को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया है कि ये है एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। बी है किस प्रकार योजनाबद्ध रूप से राजस्व जिसमें भू राजस्व सम्मिलित है संग्रह करना चाहिए। सी धन अर्जित करना चाहिए तथा अर्जन की विधि सीखनी चाहिए। डी एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में यही समझाया है।
ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य 100 से कुछ अधिक साल तक टिका रहा और अशोक की मृत्यु के बाद वह छिन्न भिन्न होने लगा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? ये है, पहला है अशोक के उत्तराधिकारी दुर्बल थे और वे साम्राज्य का शासन अच्छी तरह संभाल न सके। दूसरा है विशाल सेना और विशाल प्रशासनिक सेवा का खर्च उठाने के लिए भी भारी धन की आवश्यकता थी। तीसरा, साम्राज्य के विभिन्न प्रदेश अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण प्रशासन एवं संपर्क स्थापित करने में कठिनाई होती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। जो अशोक के उत्तराधिकारी हुए वे लोग साम्राज्य को संभाल न सके, शासन अच्छी तरह से चला नहीं सके क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुर्बल थे। ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि मगध की सेना बहुत ही विशाल सेना थी जिसका खर्च उठाना भी बहुत ज़्यादा कठिन था। और जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म के मानने में बहुत ज़्यादा अपना वो दान कर दिए थे। ठीक है। और जो साम्राज्य जो था मौर्य साम्राज्य बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और बहुत दूर पर होने के साथ जो प्रशासन एवं संपर्क था वो स्थापित नहीं हो पाता था समय से। इसलिए जो भी अलग अलग प्रांत में शासन चलाते थे छोटे उन मगध के अधीन होके वे लोग अपना अब राज्य चलाने लगे। ठीक है। इसलिए मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे विघटन होने लगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के वंश परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने आप लोगों को सातवाहनों के बारे में भी पूरा पढ़ाया है, जितना भी हमने क्वेश्चन करा है सारे क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ाया है। ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है सातकर्णी प्रथम का कलिंग नरेश से युद्ध हुआ था, इसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दक्कन में सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली बना दिया। तीसरा है सातवाहन राज्य समृद्धिशाली था तथा इसका प्रशासन अच्छा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? पहला है केवल एक और दो, बी है दो और तीन, सी है केवल तीन, डी है एक दो और तीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है। जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था उसका उसका युद्ध जो हुआ था कलिंग नरेश से, तो उसमें उसने कलिंग को हराया था। ठीक है। और पश्चिम का स्वामी कहा जाता था उससे। ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राजा भी रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में। ठीक है। ये है स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और इनके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। बी है स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। ठीक है। सी है अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना है। ठीक है। डी है बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए जाते थे। तो इसमें आपको पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी है। ठीक है। जो स्तूप होते थे वे अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और इनके भीतर बुद्ध या जो बौद्ध भिक्षु थे उनके अस्थि के अवशेष रखे जाते थे। ठीक है। और स्तूपों के समय विहार होते थे, यहाँ भिक्षु रहते थे। ठीक है। विहार उसे ही कहा जाता था उस समय जहाँ भिक्षु रहते थे उस समय। ठीक है। उसे ही विहार कहा जाता था, बनाया जाता था, गुफा को काट के बनवाया जाता था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत के 3 राज्यों चोल, पांड्य और चेर की जानकारी संगम साहित्य के स्रोतों पर आधारित है। संगम साहित्य के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? ए चोल, पांड्य और चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। बी केरल के राजाओं में नेडुचेरालादन
को एक महान वीर समझा जाता था। सी, संगम साहित्य की कविताओं में चोल, पांड्य और चेर के युद्धों की जानकारी मिलती है। डी, इस साहित्य की कविताएं संस्कृत में लिखी गई हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस साहित्य की कविताएं संस्कृत में नहीं लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूची किस पुरास्थलों की खुदाई से प्राप्त होती है? ए है मदुरै, बी है ताम्रलिपि, सी है तोंडी, डी है अरिकामेडु। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अरिकामेडु। ठीक है, जो रोमन जहाज व्यापार की तलाश में जो गया था मालाबार तट और तमिलनाडु के पूर्वी तट पर जब पहुंचे थे वे लोग, तो धनी रोमन लोग जो थे भारत से मसाले, कपड़े और कीमती व्यापार पत्थर और बंदर तथा मोर जैसे पशु मंगाते थे। ठीक है, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ईसा की पहली सदी में ईसाई धर्म का उदय हुआ और वह भारत पहुंचा। दूसरा है, भारत में ईसाई धर्म सबसे पहले मालाबार तट के लोगों में और आधुनिक चेन्नई के नज़दीक के क्षेत्रों में फैला। तीसरा है, आरंभिक ईसाई लेखकों ने ईसा के जन्म के समय से वर्षों की या संवत्सर की गिनती करने की एक नई प्रथा चलाई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ए है केवल एक, बी है केवल दो और तीन, सी है केवल तीन और डी है एक, दो और तीन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक, दो और तीन, तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, हिंद यवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन्होंने गांधार प्रांत पर शासन किया। दूसरा है, उन्होंने अनेक प्रकार के सिक्के चलाए। तीसरा है, इनके शासकों में कुछ बौद्ध बने, कुछ विष्णु उपासक बने। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ए है केवल एक और दो, बी है केवल दो और तीन, सी है केवल तीन, डी है एक, दो और तीन। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, जो उसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, शकों से संदर्भित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक लोग पश्चिम भारत में आए और उन्होंने सिंध तथा सौराष्ट्र को रौंद डाला। दूसरा है, शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों ही कथन शकों के संदर्भ में सही हैं। आप हमारा अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको क्वेश्चन सारी जितने भी करा रहा हूँ सारे आपको पता होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध विहारों के निर्माण के लिए धन दिया। दूसरा है, इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध महासंगति का आयोजन हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। ए, भारतीय तथा फारसी कला का, बी, भारतीय तथा चीनी कला का, सी, भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। तो हमने आपको वीडियो में भी बताया था, जो गांधार कला की शैली है वो भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो
ये शैली थी गांधार शैली, वो पंजाब और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में की लोकप्रिय थी उस समय, ठीक है। लेकिन अभी तो अफगानिस्तान में भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बोधिसत्व उस त्यागी पुरुष को कहा जाता है जो इस धरती पर बुद्ध को सबसे पहले पैदा हुए थे। दूसरा है, महायान संप्रदाय में अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का प्रचलन था और बोधिसत्वों की पूजा की जाती थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न ही एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सत्य हैं, ठीक है। जहाँ तक जो ग्रंथों में बताया गया है बोधिसत्वों के बारे में अनेक कथाएं हैं उसमें, ठीक है। तो इस समय तक जो बौद्ध धर्म के काफ़ी परिवर्तन हो गया था, जो कि अब बौद्ध धर्म जो था वो सरल धर्म नहीं रह गया था जिसमें बुद्ध ने उपदेश दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन असत्य है? पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है, इस राजवंश का उदय ईसा की 4वीं सदी में हुआ था। बी है, इसने उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर एक विशाल राज्य की स्थापना की। सी है, इसका शासन 500 सालों से अधिक समय तक कायम रहा। डी है, इस राजवंश का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम लगभग 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गुप्त राजवंश के संदर्भ में गलत है, ठीक है, असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्योंकि देखिए जो गुप्त शासन राजवंश का शासनकाल था वो 200 वर्षों तक रहा था, न कि 500 सालों तक, ठीक है। इसलिए ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलाहाबाद अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में तथा इसके विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है, समुद्रगुप्त राजा बनने के पश्चात दिग्विजय के लिए निकला। तीसरा है, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए गुप्तकालीन सिक्कों पर दर्शाया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है एक और दो, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। सारे ही कथन सत्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह समुद्रगुप्त का पुत्र था जो विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। दूसरा है, इसमें पश्चिम भारत में गुप्तों को परेशान करने वाले शकों पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की थी। तीसरा है, विद्या और कलाओं के संरक्षण के रूप में इसे सबसे अधिक स्मरण किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो चंद्रगुप्त सेकंड था वो चंद्रगुप्त द्वितीय वो समुद्रगुप्त का ही पुत्र था, ठीक है, जिसे बाद में विक्रमादित्य के नाम से भी जाना गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फहियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह 399 ईस्वी में चीन से रवाना हुआ और गोबी मरुस्थल तथा मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा। दूसरा है, उसने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने साथ चीन ले जाने के लिए पुस्तकें इकट्ठा की। तीसरा, चीन वापस लौटने पर उसने अपनी भारत यात्रा के बारे में एक ग्रंथ लिखा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है? तो इसका आपका राइट आंसर, पहला इसका ए है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है केवल 3 और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। फहियान ने लिखा कि अलग अलग विचार होने के बावजूद जो बौद्ध और ब्राह्मण आपस में शांति से रहते थे, उसने भारत की धन दौलत और स्मृति की भूरी भूरी प्रशंसा की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है। ए है, अरबों ने हिंद के निवासियों के लिए हिंदू शब्द इस्तेमाल किया। हिंदू लोग शिव, शक्ति और विष्णु के उपासक थे। बी है, गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे। सी है, देवताओं की मूर्तियों की पूजा के लिए छोटे छोटे देवगिरी बनने लगे। डी है, रामायण और महाभारत जैसे पुराने ग्रंथ और कुछ पुराण इस युग में जोड़े अथवा पुनः लिखे गए। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। जो गुप्त नरेश थे वो विष्णु के उपासक थे। इसमें लिखा गया है गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे, यही कथन गलत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में है, ए है विशाखा दत्त, बी है वराह मिहिर, सी है चरक, डी है ब्रह्मगुप्त। सूची सेकंड में है, ए चिकित्सा, दूसरा है नाटक, तीसरा है खगोल विज्ञान, चौथा है गणित। तो जो आपके विशाखा दत्त थे उन्हें नाटक, ठीक है उनका, और जो बी है वराह मिहिर उनको क्या कहते हैं खगोल विज्ञान से है, और जो चरक नाम है, ठीक है, तो उनको चिकित्सा से लिया गया। ठीक है, और जो ब्रह्मगुप्त हैं उनको गणित से। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है। अभिज्ञान, ए है अभिज्ञान शाकुंतलम, बी है मेघदूत, सी है रघुवंश, डी है पंचतंत्र। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचतंत्र। ठीक है, कालिदास के द्वारा जो रचित रचना है उसमें मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम में साहित्य गुणों के अलावा गुप्तकालीन समाज की भी स्पष्ट चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, और जो पंचतंत्र की कहानियों का संग्रह है उसके रचयिता जो है वो विष्णु शर्मा है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इनकी कालिदास की पंचतंत्र रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य हैं। ये है, हर्ष के दरबारी कवि बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी लिखी है। बी है, फरहान हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। सी है, हर्ष अपनी राजधानी स्थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले आया। डी है, हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था और शायद जीवन के अंतिम सालों में वह बौद्ध भी बन गया था। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यह कथन असत्य है। ठीक है, क्योंकि हर्ष के जो शासन काल में एक बौद्ध चीनी यात्री ह्वेंत्सांग भारत आया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था और उसकी राजधानी उत्तरी कर्नाटक में वातापी या बादामी में थी। दूसरा है, यह हर्षवर्धन का समकालीन तथा प्रतिद्वंदी था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है न तो एक और न ही दो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ह्वेंत्सांग के यात्रा वृत्तांत के संदर्भ में भारत की सामाजिक स्थिति पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में जाति प्रथा थी और नगरों के बाहर वाले अछूतों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। दूसरा है, भारत के लोग गर्म मिजाज के थे, उन्हें जल्दी गुस्सा आता था परंतु वे ईमानदार थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो।
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जरथुस्त्र धर्म